नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार कृष्ण और इस वक्त आप देख रहे हैं आर्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल और आपका पुनः स्वागत करते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि राजस्थान के इतिहास की महामैराथन क्लास को हम पढ़ रहे थे और इन बिटवीन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में ही स्थगित हो गई थी। तो प्यारे साथियों, मैं वापस आप सबके बीच में राजस्थान के इतिहास की संपूर्ण इतिहास के पाठ्यक्रम की महामैराथन क्लास लेकर के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और पिछले वाला पूरा पाठ्यक्रम आपको समझना है तो इसी चैनल पे आपको पूरी की पूरी महामैराथन इतिहास के नाम से, राजस्थान के इतिहास के नाम से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और भी आप अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको राजस्थान की कला संस्कृति की महामैराथन क्लास, वहाँ पे आपको राजस्थान की संपूर्ण भूगोल के पाठ्यक्रम की महाभारत मैराथन क्लास, और इसके बाद मैं बात करूँ तो मनोविज्ञान की महामैराथन क्लास, शिक्षण विधियों की और शैक्षणिक परिदृश्य वाली सभी के सभी महामैराथन क्लास, यानी लगभग सी बात करूँ तो 50 घंटे की क्लासें आपको इसी चैनल के ऊपर महामैराथन क्लास के रूप में पूरे राजस्थान के सिलेबस को कवर कर रही है शिक्षक भर्ती की परीक्षा के। तो आप आराम से 2 गुणा करके यानी 24 घंटे के अंदर पूरे रिवीजन को एक साथ रिवाइज कर सकते हो, पूरे पाठ्यक्रम का रिवाइज कर सकते हो। इसलिए चैनल के अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे तमाम प्रकार की क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी। चलो शुरू करते हैं अपन कहानी और किस्सों को और अपने राजस्थान के इस इतिहास की महामैराथन क्लास को अग्रसर करते हैं। और साथियों, पिछली वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे राणा सांगा के संदर्भ में। राणा सांगा के बारे में हमने जाना कि राणा सांगा के 4 पुत्र के बारे में हमने जान पाए थे कि रतन सिंह था, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य, उदय सिंह और भोजराज। बड़ा पुत्र भोजराज था और भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी। और बाद में कहा जाता है कि भोजराज की मृत्यु हो गई थी और भोजराज की मृत्यु के बाद रतन सिंह जो हैं वही सांगा के बाद जो हैं उसके उत्तराधिकारी हुए थे, रतन सिंह सेकंड। तो सांगा के बाद रतन सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक होते हैं। उसके बाद रतन सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है विक्रमादित्य नाबालिग थे और उदय सिंह नाबालिग थे, इसलिए विक्रमादित्य बड़े होने के नाते उसको राजपाट मेवाड़ का संभालने का जिम्मा सौंपा, यानी अगले शासक विक्रमादित्य बने 1531 के आसपास। और उसकी संरक्षिका के रूप में महारानी कर्मावती ने मेवाड़ की गद्दी को संभाला था। इन बिटवीन अपन देख रहे थे कि गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है। प्रथम आक्रमण के समय तो कर्मावती ने जो है रणथंभौर का किला देकर के बहादुर शाह से संधि कर ली थी। और दूसरा आक्रमण जो हुआ तो दूसरे आक्रमण के दौरान वो हुमायूं को राखी भेजती है सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं नहीं आ पाया था। इसलिए चित्तौड़ के अंदर दूसरा साका देखने को मिलता है 1534 और 35 के अंदर। और उस समय केसरिया धारण जो है वो रावत बाग सिंह करता है, जो देवलिया का सामंत होता है यानी प्रतापगढ़ का, और वो चित्तौड़ के पांडुपोल पर जो है शहीद है हो गया था। उसकी छतरी वहीं पे बनी हुई है, जो है जो रानी कर्मावती स्वयं करती हैं 1300 महिलाओं के साथ। तो इस प्रकार कहानी हम पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है अगला शासक है उदय सिंह बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बनवीर जो था उनको जो है एक संरक्षक के रूप में एक चित्तौड़ की राजगद्दी संभाली गई थी, लेकिन बनवीर का लालच और उनका महत्वाकांक्षाओं के चलते वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को मारने के लिए जाता है, तो पन्नाधाय उसको बचा लेती है। पूरी कहानी बनती है और उसके बाद उदय सिंह है जो मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो उदय सिंह से अपन पढ़ रहे थे और उदय सिंह के बारे में लगभग सी बातें हमने जानी। उदय सिंह के समय मेवाड़ के अंदर तीसरा साका हुआ था, जिसमें आक्रमणकारी अकबर होते हैं। अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था और 25 फरवरी 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। उस समय केसरिया धारण किया था जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़ के द्वारा, और जोहर करने वाली थी फूलकंवर, फत्ता जी की पत्नी हुआ करती थी। वह आपने पूरी की पूरी कहानी आपने सुनी थी। ये पूरी की पूरी बातें हमने देखी, इन बिटवीन आपने पूरा समझा। फिर मैंने कहा था कि उदय सिंह जो थे वो उनकी जो मृत्यु है वो 28 फरवरी 1572 के आसपास गोगुंदा के अंदर हो गई थी और पूरी कहानी इस प्रकार चली थी। तो उदय सिंह के बाद अगले जो शासक बने वो महाराणा प्रताप थे। तो अपन टारगेट क्लास, इस टारगेट रिपीट रिवीजन की क्लास में अपना जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, तो अपन इस क्लास को यहीं से अनवरत करते हैं और शुरू करते हैं। आज की हेडिंग रहेगी हमारे लिए महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप। आइएगा महाराणा प्रताप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा महाराणा प्रताप का जो जन्म है उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी सन के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना। विक्रमा संवत पूछ ले तो 1597 हो जाएगा, 57 साल आगे। और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पूछा जाए तो कुंभलगढ़ का किला और कुंभलगढ़ के किले के अंदर कटारगढ़ दुर्ग जो है वो माना जाता है, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। और महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंताबाई था। और बचपन का नाम कीका था और पत्नी अजबदे पंवार थी, ये ध्यान रखना। महाराणा प्रताप के यहाँ तो सब बातें हैं, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात कौन सी है मैं उन्हीं से बात करूँगा। तो महाराणा प्रताप का उपनाम जो है वो याद रखना है। उपनाम है हल्दी घाटी का शेर कह सकते हो, पाथल कह सकते हो इसको। पाथल नाम है वो कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता है, पीथल और पाथल। पाथल इस कविता के अंदर महाराणा प्रताप है और पीथल पृथ्वीराज जो बीकानेर का राठौड़ शासक था। पाथल और पीथल, तो पाथल महाराणा प्रताप है, ये ध्यान रखना। और इसे मेवाड़ का केसरी कहा जाता है, मेवाड़ का केसरी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और विशेष तौर पे आपको बताया जाए तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम बार राज्याभिषेक वो जो प्रथम बार राज्याभिषेक देखने को मिलता है वो 28 फरवरी 1572 को देखने को मिला, यानी 1572 में महाराणा प्रताप शासक बने थे। और 1572 के अंदर जो प्रथम अभिषेक हुआ था, जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में हुआ। और ये करने वाले उस समय वहाँ पे जो चुंडावत शासक हुआ करते थे, तो ध्यान रखना कृष्णदास चुंडावत जो थे उन्होंने ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरा राज्याभिषेक जो है महाराणा प्रताप का कब हुआ। तो दूसरा राज्याभिषेक है जो 1572 के अंदर ही हुआ और विधिवत रूप से ये राज्याभिषेक हुआ था। और ये हुआ था कुंभलगढ़ के किले में, ये ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। विशेष तौर पे इतना सा याद रखना है। मेवाड़ के शासक रावचंद्र सेन राठौड़ शासक हुआ करते थे, उस समय वो वहाँ पे मौजूद थे, ये ध्यान रखना। इतनी सी कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने आपको बताई, जो प्रताप से संबंधित हैं। अब मैं 2-4 बातें और कर लेता हूँ। चलो बात की जाए कि महाराणा प्रताप के संबंध में, तो घोड़े का नाम तो आप जानते हो क्या था? चेतक। और बात करें महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद। हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद नाम था, ये ध्यान रखना। चेतक की जो छतरी है वो आप जानते हो बलीचा नामक जगह पे बनी हुई है। कौन सी जगह पे बनी हुई है? बलीचा नामक जगह पे बनी हुई है, ये ध्यान रखना। बलीचा नामक जगह है वो राजसमंद के अंदर पड़ती है, राजसमंद के अंदर ये जगह जो है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद चेतक की छतरी और प्रताप की छतरी अलग है। देखो महाराणा प्रताप की जो छतरी है, मैं आपको बता दूं यहीं, प्रताप की जो छतरी है वो जो है वो बारडोली के अंदर बनी हुई है, बारडोली। और ये बारडोली जगह है, ये पड़ती है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर। विशेष तौर पे आपको ये याद रखना है। और कई बार प्रश्न आता है कि राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की तलवार किसने बांधी या तिलक किसने किया? तो आप बता सकते हो निश्चित तौर पे रावत के कृष्णदास चुंडावत ने किया था, क्योंकि चुंडावतों के पास ये अधिकार हुआ करता था। बस इतनी सी बातें आपको क्या है याद रखनी है। अब विशेष तौर पे मैं आपको 2-4 बातें और बताऊं।
महाराणा प्रताप का जो प्रमुख युद्ध माना जाता है उसके जीवन में, वो युद्ध माना जाता है आपके हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध माना जाता है। विशेष तौर पे कई बार प्रश्न आता है कि ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता जो स्वीकार करवाने हेतु जो अभियान भेजा था, उस अभियान में 4 व्यक्ति आए थे। उन 4 व्यक्तियों का क्रम याद रखना है। तो पहला था जलाल खां और दूसरा व्यक्ति था मान सिंह और तीसरा व्यक्ति था भगवंत दास और चौथा व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था टोडरमल। ये 4 व्यक्ति आते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति था ये तो 1572 में आता है और ये बाकी सभी के सभी 1573 में आते हैं, ये ध्यान रखना। और ये दूत के रूप में यहाँ अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक संधि प्रस्ताव अभियान जो भेजा था, उनसे संबंधित हैं ये सभी के सभी, तो याद रख लेना। और विशेष तौर पे मैं बताऊं, याद करने का एक तरीका है, इसको JMBT के नाम से जलाल खां, M का मान सिंह हो जाएगा, B का भगवंत दास होएगा, T का टोडरमल हो जाएगा। इस आधार पे क्या है आप याद रख सकते हो। हाँ, अब कई बार जब जलाल खां आया तो उससे मुलाकात प्रताप स्वयं करते हैं। मान सिंह जो है उससे मुलाकात महाराणा प्रताप स्वयं ने करके, महाराणा प्रताप का बेटा हुआ करता था अमर सिंह, वो मुलाकात करता है। और इन दोनों की जो मुलाकात है वो उदय सागर की पाल पर होती है। उदय सागर जो झील है उसकी पाल पे है जो इनकी अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात होती है। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। अब कई सारी बातें हैं जो हल्दी घाटी को लेकर के आपने सुनी होगी, उसके संबंध में अपन बात करेंगे। और अब सीधा अपना जो युद्ध है वो करवाते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध पहली बात तो कब हुआ था, तो विशेष तौर पे आपको याद रखना है 18 या 21 जून 1576 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ, स्थान पूछे तो निश्चित तौर पे कौन सा जिला था, राजसमंद जिला था, ये ध्यान रखना। और हल्दी घाटी के युद्ध के कई सारे नाम हैं। उपनामों की बात करें तो कई सारे नाम, अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग कहा है। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने तो इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कईयों ने तो इसे खमनोर की पहाड़ियों के बीच में युद्ध होने की वजह से खमनोर का युद्ध भी कहा है। और खमनोर का युद्ध करने वाला अबुल फजल था। अबुल फजल, ये ध्यान रखना, अबुल फजल था और ये टोड था, ये ध्यान रखना इस बात को। और विशेष तौर पे आपको और बात बताऊं तो इसे गोगुंद का युद्ध की भी संज्ञा दी गई है, गोगुंदा का युद्ध। और गोगुंदा का युद्ध कहने वाला बदायूनी है। और बदायूनी वो इतिहासकार है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का लाइव टेलीकास्ट किया था, यानी कह सकते हो कि प्रत्यक्ष आंखों देखा वर्णन या प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे, या प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन माने जाते हैं, बदायूनी है जो माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब हल्दी घाटी का युद्ध जो था, वो जो युद्ध हुआ वो एक तरफ तो अकबर था और एक तरफ था प्रताप। इन दोनों ने पहले इनकी जो योजना बनाई, वो योजना कहाँ पे बनाई, तो अकबर जो योजना बनाता है वो बनाता है अजमेर का एक किला है, मैगजीन का किला, जिसको अकबर का किला भी कहते हैं, वो पड़ता आपके अजमेर में। तो अकबर तो हल्दी घाटी की युद्ध की योजना जो है वो मैगनीज के दुर्ग में बनाता है, मैगनीज के दुर्ग अजमेर में बनाता है। और महाराणा प्रताप ने इस हल्दी घाटी की युद्ध की योजना कुंभलगढ़ किले के अंदर बनाई थी, ये ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के किले में। बस इतनी सी बातें क्या हैं आपको याद रखनी है।
और भी कई खास बातें हैं जो आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना ही है। मैं विशेष तौर पे आपको बताऊं कि अब अलग अलग जो अभियान भेजे गए थे, कभी मानसिंह आता है अकबर की तरफ से, इधर से प्रताप भी जाता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का सीन मैं आपके सामने दिखाता हूँ, देखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ तो महाराणा प्रताप और वर्सेज कौन होता है, अकबर, मुगल शासक अकबर और एक महाराणा प्रताप। ये ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तारीख रखी गई थी 18 या 21 जून 1576 को युद्ध होता है। इस समय अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व है, यानी सेनापति जो है वो सबसे पहले आता है, मान सिंह। और इधर जो महाराणा प्रताप है वो यहाँ पे रहते हैं। ध्यान रखना, अब यहाँ कहानी किस प्रकार आगे बनती है वो आपको समझना है। अब इधर जो सेना थी, इस सेना का पूरा वर्णन मैं आपको करके दिखाता हूं। यह जैसे महाराणा प्रताप की सेना है, और महाराणा प्रताप की सेना के अंदर भाई सेनापति की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से सेनापति, मैं चलो डीपली से बताने का प्रयास करता हूँ आपको थोड़ा सा। ये महाराणा प्रताप की सेना है, और महाराणा प्रताप की सेना के दो भाग हैं, है ना। और एक तो है इधर आपका हरावल भाग, हरावल सेना, और एक भाग है चंदावल। यानी सेना के दो भाग होते हैं, हरावल और चंदावल सेना। हरावल वो भाग होता है जो सेना का पिछला भाग होता है, बड़ा भाग होता है ये, सॉरी, आगे का भाग होता है। हरावल जो होता है वो आगे का भाग होता है, किसी भी सेना के आगे वाला भाग, सेनापति जहाँ रहता है वो भाग होता है। और चंदावल भाग वो होता है जो पीछे का भाग होता है, बड़ा भाग होता है सेना का, ध्यान रखना। तो महाराणा प्रताप की सेना में हरावल भाग में जो थे वो थे हकीम खां सूरी। कौन थे? हकीम खां सूरी, ये ध्यान रखना। हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति है ये। और इधर चंदावल जो भाग था, चंदावल जो सेना थी, उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे राणा पुंजा भील। राणा पुंजा भील, ये ध्यान रखना, ये नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, अब विशेष तौर पे इधर आ जाओ, आप अकबर की सेना देखते हैं। अकबर की तरफ से प्रधान सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में बन के आया था, प्रधान सेनापति जो है मानसिंह बन के आता है। मानसिंह की जो सेना है, इस सेना के भी दो भाग थे। एक भाग तो हरावल भाग था, हरावल भाग, और एक भाग था चंदावल भाग। ये ध्यान रखना, हरावल और चंदावल। हरावल जो भाग था, हरावल जो सेना थी, इस हरावल वाले यानी आगे वाले भाग के अंदर, आगे भाग वाले भाग का नेतृत्व कर रहे थे जगन्नाथ कछुआ। मानसिंह का चाचा हुआ करता था जगन्नाथ कछुआ, कछुआ। और चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे मेहत्तर खां, मेहत्तर खां। और यह वही मेहत्तर खां हैं जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में झूठी अफवाह फैलाई थी अकबर के आने की, वो है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे खूब सारी कहानी और किस्से होते हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि शुरुआती झड़प इतनी खतरनाक थी कि मुगलिया सेना के छक्के छुट गए थे, और बुरी तरीके से मुगलिया सेना में हाहाकार मच गया था और भागने लग गई थी। इन बिटवीन मेहत्तर खां क्या करता है, बीच में झूठी अफवाह फैला देता है, तब सेना लौटती है। और लौटती है तो उस बीच में कहा जाता है कि प्रताप का और मानसिंह का आमना सामना होता है। और इन बिटवीन महाराणा प्रताप का जो घोड़ा, चेतक घोड़ा है, वो मानसिंह के हाथी जो था, उस हाथी के आगे जो हाथी के आगे जो दांत लगे होते हैं, वहाँ पे कटारें लगी हुई थी। और मानसिंह के हाथी के ऊपर भाला चलाता है, और तो ओहदे पर तो मानसिंह थोड़ा नीचा हो जाता है, वरना मानसिंह सल्ट जाता है उस मामले में। पूरी कहानी है साहब, मैं इनको ज़्यादा नहीं बताना चाहूँ, आप समझो बस इतना सा। क्योंकि
हाथी के सूंड में जो जहाँ पे दांत लगे होते हैं ना, हाथी के दांत होते हैं, वहाँ पे वो खंजर लगे हुए थे, चाकू लगे हुए थे, जिस पे जहर लगा हुआ था, और उससे घाव हो जाता है चेतक घोड़े के आगे के जो पैर थे, जो जो खुर वाला भाग होता है, वो कटने की वजह से वो मूव करना बंद कर देता है। पूरी कहानी इस प्रकार होती है। तो वहाँ इस प्रकार की कहानी किस्से में हो जाता है। अब मैं थोड़ी सी बात करूं कि मैं हाथियों की बात कर, अभी मैं बता रहा था कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। और बाद में आपको पता है कि इस राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर बदल के पीर प्रसाद कर देता है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, याद ही रखना, पीर प्रसाद कर दिया था। एक और हाथी था महाराणा प्रताप के पास, लूणा नामक हाथी था। अकबर की सेना में भी हाथी थे, यानी मानसिंह का जो हाथी था, मानसिंह का जो हाथी था, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना हाथी था मानसिंह का। और भी मुगल के सेना में अंदर भी खूब सारे हाथी थे, गजमुक्ता, गजराज, रण मंदिर, इस प्रकार के हाथी थे। प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद और लूणा। लूणा प्लस राम प्रसाद ये हाथी थे। और राम प्रसाद हाथी, इसी का नाम बदल के अकबर ने क्या किया था, पीर प्रसाद किया था। ध्यान रखना, पीर प्रसाद, ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। घायल हुए तो इसका राज चिन्ह जो धारण किया था वो किया था झाला बिद्दा ने, अज्जा ने नहीं, अज्जा का किया था सांगा ने। सांगा घायल हुए तो अज्जा ने किया, और झाला बिद्दा ने जो था वो किया था महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था। और महाराणा प्रताप घायल चेतक में और घायल अवस्था में कहाँ पहुँच, इलाज करने के लिए कौन सी जगह पे जाते हैं, तो ये महाराणा प्रताप उस समय कोल्यारी गांव पड़ता है, कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर, वहां अपना इलाज करने के लिए चले जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बात करें तो इन बिटवीन इस युद्ध में मुगलिया जो सेना थी उन्होंने उदयपुर पे अधिकार कर लिया था। और उदयपुर पर अधिकार करने के बाद अकबर ने उदयपुर का जो नाम है बदलकर, अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। ध्यान रखना, क्या नाम कर दिया था, मोहम्मदाबाद। उदयपुर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को नहीं हारा पाया, नहीं उसको पकड़ पाया। बार बार सैन्य अभियान जो है अकबर पर भेजता रहा, और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो हमेशा मैदान में डटे रहे और अकबर से अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहे, और लास्ट में मेवाड़ पे अपना पूरा का पूरा अधिकार जो है अकबर ने कर लिया था। इन बिटवीन मानसिंह के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कई अभियान हुए। उन अभियानों के दौरान मानसिंह आया। मानसिंह के बाद अगले अभियान में अकबर का एक और सेनापति था शहबाज खां। शहबाज खां को आक्रमण करने के लिए भेजता है, और शहबाज खां का आक्रमण जो है, अब आपको पता है कि कुंभलगढ़ किले, जो उदयपुर के जो मेवाड़ था, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ का किला था। तो महाराणा प्रताप ने अपनी शरण स्थली जो थी वो कुंभलगढ़ किले को बना लिया था, और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ किले में आ गए थे। शहबाज खां जो है वो कुंभलगढ़ किले पे अब आक्रमण करता है, और कुंभलगढ़ किले पर जो आक्रमण किया शहबाज खां का, तो आक्रमण किया उसने लगातार 3 बार। फर्स्ट टाइम आक्रमण किया 1577 में, लेकिन कुंभलगढ़ किले को जीत नहीं पाया था। फिर सेकंड बार आक्रमण किया 1578 में, फिर भी कुंभलगढ़ किले को शहबाज खां अकबर का भेजा गया सेनापति था ये जीत नहीं पाया। और तीसरी बार 1579 में किया, और तीनों बार आक्रमण किया, और तीनों बार में क्या रहा। हाँ, एक बात थोड़ी सी और बता दूं, असफल रहा था। लेकिन कई किताबों में यहाँ दिखाया गया कि दूसरी बार में कुंभलगढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। लेकिन दूसरी बार में अधिकार कर लिया तो फिर तीसरी बार अधिकार करने की आवश्यकता क्या थी, है ना। यहाँ थोड़ा सा था, तो उसमें कुंभलगढ़ किले को जीत लिया था यहाँ, ऐसा कहा जाता है। तो कई बार बात आती है तीसरी बार असफल था वो।
है ना। तो दूसरी बार में सफल कैसे हो सकता है, तो इस प्रकार की बातें आती है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे विशेष तौर पे। और शहबाज खां भी यहाँ से चला गया था। फिर इसके बाद अकबर का अगला अभियान आता है, उसमें अगले अभियान में सेनापति बन के आते हैं रहीम खान ए खान, खान ए खान, खान ए खान। ये आते हैं 1580 के अंदर, 80 के अंदर आते हैं अभियान लेकर के। ये महाराणा प्रताप को समझाते हैं और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के बेटा अमर सिंह जो था वो रहीम खान जी के जो शिविरों में एक दिन पहुंच जाता है, और रहीम खान जी जो थे वो शेरपुर जो था एक जगह पड़ती है, वहाँ पे उनका शिविर लगा हुआ था, और वहाँ से उनके परिवार को कैद कर लेता है। लेकिन प्रताप ने उसके परिवार को स्वतंत्र वापस छोड़ने की बात कही थी। बस इतना सी बात याद रखना। और इन बिटवीन घूमते हुए महाराणा प्रताप की जो मुलाकात है वो भामाशाह से हो जाता है। भामाशाह नाम के एक सेठ साहूकार थे जिससे प्रताप की मुलाकात होती है। प्रताप की मुलाकात कहाँ होती है, तो याद रखना गांव पड़ता है चुलिया गांव। कौन सा गांव? चुलिया गांव के अंदर होती है। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। और ये जो भामाशाह जो थे ये पाली के थे। कहाँ के रहने वाले थे? पाली के थे। और इन्हीं भामाशाह ने, इन्हीं सेठ साहूकार व्यक्ति ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता की थी, महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। और इसीलिए इसे भामाशाह को मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और मेवाड़ का कर्ण भी कर्नल जेम्स टोड ने तो इसे कहा है। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। इसके बाद 85 के बाद 81 हो गया। 81 के बाद 82 के अंदर अकबर फिर एक बड़ी सेना तैयार करके भेजता है, और एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध, और दिवेर का युद्ध होता है 1582 के अंदर। 1582 के अंदर ये दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध राजसमंद, दिवेर की पहाड़ियों में हुआ था। राजसमंद के अंदर दिवेर की पहाड़ियां, वहां पे युद्ध देखने को मिला। और ध्यान रखना इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी को थर्मोपली कहा है, तो इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है टोड ने। यह ध्यान रखना विशेष तौर पे। अब ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो एक तरफ तो महाराणा प्रताप जो थे, और दूसरी तरफ जो थे उनका नाम था, एक उनका सेनापति था सुल्तान खान। सुल्तान खान, महाराणा प्रताप का सेनापति था सुल्तान खान। और प्रताप के साथ उस समय महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह फर्स्ट भी जो उनके साथ था। कहानी किससे आते हैं कि महाराणा प्रताप के इस पुत्र अमर सिंह सेकंड के बहादुरी का युद्ध इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं कि इन्होंने भाले की एक वार से सुल्तान खान जो था उसको घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया था। तो ये एक तरीके से महाराणा प्रताप की विजय थी। इसमें महाराणा प्रताप जीत गए थे और मुगलिया सेना यहाँ से भाग गई थी। और दिवेर का युद्ध गौरव और प्रतीक का युद्ध है, और विजयों की शुरुआत वाला युद्ध है, वो दिवेर का युद्ध माना जाता है महाराणा प्रताप के लिए विशेष तौर पे। अब जो महाराणा प्रताप जो थे वो धीरे धीरे सुल्तान खान मारा जा चुका था। अब अकबर ने लास्ट में घुटने टेकने शुरू कर दिए थे, और अकबर ने अभियान नहीं भेजना शुरू किया। लेकिन फिर भी अकबर का एक लास्ट अभियान जो आएगा वो आएगा कछवा, जगन्नाथ कछवा के निर्देशन में। जगन्नाथ कछवा के कछवा अभियान बना, कछवा का अभियान कह सकते हो, जगन्नाथ कछवा का अभियान। ये मानसिंह का चाचा हुआ करता था। ये लेकर के आता है 1584 में, 84 में या 85 में अभियान। अब इसके बारे में कहा जाता है कि अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान था। अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम दूत या अभियान था। यह ध्यान रखना। बस कहानी यहीं से पूरी होती है। और
इन बिटवीन कहानी आगे से विजयों की शुरुआत हो गई थी और महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ पे अधिकार करना शुरू कर दिया था। कहानी है 1585 में महाराणा प्रताप ने जो है लूणा, जो चावंड था, चावंड का शासक हुआ करता था लूणा चावंडिया, चावंड जो था उसका शासक हुआ करता था लूणा चावड़िया, उसको परास्त किया और चावंड पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो महाराणा प्रताप ने अधिकार किस पे किया, हल्दी घाटी के युद्ध और दिवेर के युद्ध के बाद मेवाड़ में चावंड पे अधिकार किया और चावंड को क्या कर दिया, अपनी राजधानी घोषित किया। चावंड को क्या बनाया, चावंड को राजधानी बनाया। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया, 1585 के अंदर बनाया, ये ध्यान रखना। और यहीं महाराणा प्रताप की क्या होती है, मृत्यु होती है चावंड के अंदर। और कहा जाता है कि चावंड के अंदर 19 जनवरी 1597 का समय था और कहा जाता है कि 57 साल की अवस्था में महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं चावंड के अंदर। और छतरी जो है वो आपको पता, मैं अभी बता के आया था, बारडोली के अंदर बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी है। स्मारक हल्दी घाटी और फतेह सागर झील जो उदयपुर के वहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप से संबंधित कई बार पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे उनका जन्म कब हुआ, वो राजा कब बने और उनकी मृत्यु कब हुई, ये 3 प्रश्न आते हैं। तो उसका जो जन्म है 1540 के अंदर हुआ और राजा बने 1572 के अंदर और मृत्यु जो है 1597 के अंदर हुई थी, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। बस इतना सा आपको क्या है यहाँ से याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो यहाँ से अपन चलेंगे, महाराणा प्रताप के बाद अगला शासक जो बना वो बना अमर सिंह। और अमर सिंह के समय ही अकबर से संधि हुई थी, जबकि महाराणा प्रताप संधि को मानने के तैयार नहीं थे। लेकिन अमर सिंह ने महाराणा प्रताप से अकबर से संधि नहीं की थी, ये ध्यान रखना, विशेष तौर पे आपको बता रहा हूँ। संधि करने वाला जो था वो अमर सिंह का ही पुत्र हुआ करता था, महाराणा जय सिंह। और महाराणा जय सिंह ने मेवाड़ों के जो मुगलों के साथ संधि की थी और 1661 के आसपास, उस समय अकबर भी नहीं था, तो जहांगीर के साथ वो संधि हुई थी, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, मेवाड़ के अंदर और कुछ ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, बस इतना सा है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, देबारी समझौता। अब 2-4 बातें हैं मेवाड़ की, वो इम्पोर्टेंट है। देबारी समझौता, देबारी समझौता है वो आपको याद रखना, ये 1708 के अंदर होता है। कब होता है, 1708 में। और जो देबारी समझौता हुआ था ये 3 रियासतों के शासकों में हुआ था। उसमें एक तो थी मेवाड़ का शासक, और एक था आपका आमेर का शासक, और एक था आपका मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का शासक, ये ध्यान रखना। मेवाड़ का शासक कौन था, तो याद रखना अमर सिंह सेकंड। देखो अमर सिंह फर्स्ट तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, मैं अमर सिंह सेकंड की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, जो जय सिंह के बाद शासक बने थे, महाराणा जय सिंह के बाद। और आमेर का जो शासक था वो था सवाई जय सिंह। और इधर मारवाड़ का जो शासक था वो अजीत सिंह था। इनके सबके बीच में ये जो है देबारी समझौता हुआ था। कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह फर्स्ट, है ना। उन्होंने क्या किया कि सवाई जय सिंह को और आमेर का राजा मानने से इनकार कर दिया और अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा मानने से इनकार कर दिया। अब ये दोनों
मुगलों के दुश्मन हो गए। ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और ये दोनों मिलकर के किसको सल्टाना चाह रहे हैं? बहादुर शाह, मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह प्रथम को सल्टाना चाहते थे। ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम को सल्टाने के लिए ये किसके पास आते हैं? मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे जिनका नाम था अमर सिंह सेकेंड, उसके सहायता के लिए आते हैं। ठीक है। अब अमर सिंह की एक बेटी हुआ करती थी, एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था चंद्र कंवरी। अब अमर सिंह ने अमर सिंह सेकंड क्या करता है, इस अपनी पुत्री की जो शादी है वो इस सवाई जयसिंह के साथ कर दी, यानी इसकी और इसकी क्या कर दी, सगाई कर दी, और शर्त रखी कि चंद्र कंवरी से जो संतान पैदा होगी वही क्या हो, आमेर की अगला शासक हो, आमेर का अगला राजगद्दी हो। इस बात को राम सवाई जयसिंह ने स्वीकार कर लिया, और सवाई जयसिंह ने इस बात को स्वीकार किया तो अमर सिंह ने अपनी पुत्री की शादी सवाई जयसिंह के साथ कर दी, और सवाई जयसिंह की और अजीत सिंह की सहायता करने के लिए अमर सिंह क्या हो गए, तैयार हो गए थे, है ना। और चंद्र सिंह और सवाई जयसिंह की चंद्र कंवरी और सवाई जयसिंह के संयोग से जो पुत्र जन्मा उसका नाम था माधो सिंह, माधो सिंह फर्स्ट, जो आमेर का सवाई जयसिंह के बाद अगला शासक बना था। ये कौन सा समझौता था? ये आपका देबारी समझौता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस अगर इतना याद रह जाएगा तो निश्चित तौर पे आप क्या हैं, कोई चीज छोड़ने वाले नहीं हो। इसके बाद मेवाड़ में एक और बात बच गई, हुरडा सम्मेलन की। ठीक है, वो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हुरडा सम्मेलन की कहानी आपको याद रखना जरूर। देखो हुरडा सम्मेलन, एक बार शीट ले आता हूं मैं और हुरडा सम्मेलन के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो हुरडा सम्मेलन के बारे में आपको बताया जाए तो इसमें सबसे बड़ा कहानी बताता हूं मैं आपको। हुरडा सम्मेलन हालांकि मैं इसको आमेर में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझा दूं। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन, ये जो हुरडा सम्मेलन था इसकी योजना बनाने का जो काम था ना, वो किया था, ध्यान रखना, महाराणा संग्राम सिंह ने। महाराणा संग्राम सिंह ने, संग्राम सिंह ने, ध्यान रखना। और सबसे पहले हुरडा सम्मेलन, अब हुरडा सम्मेलन क्या था, कहानी किस प्रकार की इसकी, इसमें यह था कि मराठा जो थे वो मेवाड़ पर आक्रमण कर, मतलब, और उससे टैक्स वसूलते थे, और भी जो रियासतें थी उनसे भी टैक्स वसूल रहे थे। तो इन बिटवीन ये कहानी शुरू होती है। इन किस्सों को मैं अगर आपको ढंग से बता पाऊंगा तो आमेर जब पढ़ाऊंगा तो मैं आगे वाले आमेर में बता दूंगा। तब तक के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बात बीच में आ जाती है, कृष्णा कुमारी विवाद वाली जो बात है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्णा कुमारी विवाद, कुमारी विवाद, हाँ कृष्णा कुमारी विवाद है जो 1807 में हुआ था, ये ध्यान रखना, है ना। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि कृष्णा कुमारी जो विवाद है ये क्या था, ये भी 3 रियासतों के अंदर था। देखो एक तो था आपका मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था, और एक मारवाड़, और एक आपका था आमेर, ये ध्यान रखना। अब मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, क्या नाम था, भीम सिंह, और मारवाड़ का शासक हुआ करता था भीम सिंह राठौड़।
भीम सिंह राठौड़, ये भी भीम सिंह राठौड़, ये भीम सिंह, है ना। और इधर आमेर का शासक था, उसका नाम था जगत सिंह सेकंड। ये ध्यान रखना। कहानी क्या है कि भीम सिंह, मेवाड़ का जो भीम सिंह है, इसकी एक पुत्री हुआ करती थी। पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा, L1 में पिछली बार ये प्रश्न आया था मुख्य परीक्षा के अंदर, कृष्णा कुमारी। और ये जो कृष्णा कुमारी थी, इनकी सगाई जो है वो की गई थी भीम सिंह राठौड़ से, सगाई कर दी भीम सिंह राठौड़ से। लेकिन कहा जाता है कि भीम सिंह राठौड़ की विवाह होने से पहले, यानी कृष्णा कुमारी के साथ विवाह होता उससे पहले भीम सिंह राठौड़ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हो गई तो इस कृष्णा कुमारी की दोबारा सगाई, पुनः जो सगाई है वो कर दी गई थी आमेर के शासक जगत सिंह सेकंड के साथ। अब जगत सिंह सेकंड के साथ सगाई की तो भीम सिंह राठौड़ जो था, इनका भाई अगला मारवाड़ का शासक बना, उसका नाम था मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ ने कहा कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप, हम ये शादी होने नहीं देंगे। जगत सिंह ने कहा ये हमारी, भाई मेरे साथ सगाई तो मैं करूंगा, और इस बात ने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर के मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह के बीच में युद्ध हो गया था, और उस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, और गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, ध्यान रखना। और गिंगोली का युद्ध, ये गिंगोली जगह है जो पर्वतसर नागौर में पड़ता है, पर्वतसर नागौर, नागौर में है, ध्यान रखना। और ये होता है, एक तरफ तो इस युद्ध में कौन होता है, मानसिंह होता है मारवाड़ का, मारवाड़ का मान सिंह राठौड़ होता है, और एक तरफ कौन होता है, जगत सिंह सेकंड होता है, जगत सिंह सेकंड। ये लड़ाई होने जा रही है। इधर भीम सिंह, ये कृष्णा कुमारी, इस लड़ाई की क्या मुख्य कारण जड़ है। तो क्या हुआ कि यहां पर ये जो कृष्णा कुमारी था ना, ये लड़ाई की जड़ थी, इसलिए इनको ही क्या कर दिया गया, जहर दे दिया गया। और जहर दे के इस कृष्णा कुमारी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इसको खत्म किया गया तो ये लड़ाई अपने आप ही खत्म हो गई थी। तो ये मेवाड़ पर कह सकते हैं कि दूसरा एक तरीके से कलंक था। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि भीम सिंह जो थे, इन्होंने ही मेवाड़ के साथ क्या कर ली थी, अंग्रेजों के साथ फिर संधि कर ली थी। बस इस प्रकार कहानी चलती है। तो इसी प्रकार आपका ये मेवाड़ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है बस। अब चलो चलते हैं थोड़ा और कहानी किस्सों की तरफ। अब देखते हैं राठौड़ वंश। राठौड़ वंश, राठौड़ वंश, पहले तो मैं आपको बताऊं, राठौड़ों की कुल देवी है वो है नागणेची माता। कौन है, नागणेची माता, ध्यान रखना। राठौड़ की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग बात है। कोई तो कर्नल जेम्स टोड तो कहता है कि ये कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल जो था उनकी संतान है। कोई कहता है ये जो है वो विदेशी हैं, कोई कहता है कुछ, तो अलग अलग बात है। यहाँ आपको वो लगता नहीं है, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत आपसे नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बताना नहीं है। मारवाड़ के लिए इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन से, मैं उन्हीं को आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान रखना। 1 मिनट। इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे राव जोधा है, जोधा को मैं वहां पे आपको बताने वाला हूं। देखो, अगला शासक राठौड़ में सीधा पढ़ेंगे राव जोधा। राव जोधा जो है वो 1438 के अंदर शासक बनते हैं, 1489 तक मेवाड़ के मारवाड़ की हिस्ट्री के अंदर उसने कायम की थी। ये इसके पिता का नाम रणमल था, रणमल हंसाबाई का भाई था, रावचुंडा का बेटा था, और ये रावचुंडा का पोता था।
और हंसाबाई इनकी क्या लगती थी? बुआजी लगती थी, ध्यान रखना। हंसाबाई कौन? मोकल। मोकल की माता यानी कुंभा, जो सॉरी अपन बात करते हैं कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा, कुंभा हंसाबाई का पोता था। ये ध्यान रखना। ये कहानी किस प्रकार से है यहाँ पे। कहानी इसमें ये होती है कि इन बिटवीन मैं जब आपको जोधा पढ़ा रहा था तो अवल बावल की संधि पढ़ाई थी, और अवल बावल की संधि किस किस के बीच में हुई थी? एक तरफ तो महाराणा कुंभा था और एक तरफ महाराणा राव जोधा था। इन दोनों के बीच में होती है। राव जोधा की पुत्री हुआ करती थी श्रृंगार देवी, और श्रृंगार देवी का शादी जो थी वो राणा कुंभा जो था उसका पुत्र हुआ करता था रायमल, महाराणा सांगा का पिताजी, उनके साथ कर दी थी। तो वो आपने कहानी सुनी होगी थी वहाँ पे, पूरी की पूरी कहानी। तो राव जोधा के बारे में तो कोई ज़्यादा बातें नहीं है, बस इतनी सी है। खास तौर पे अवल बावल की संधि वो मेवाड़ की हिस्ट्री में मैंने इनको पूरा बताया हुआ है। अगला बाद में अगला शासक देखते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है राव मालदेव। हाँ, राव मालदेव राठौड़, ये इंपॉर्टेंट है। इसे कई नामों से पुकारा गया। उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट इनकी, उपाधियां देखो, इसके कई नाम हैं। इसको हसमत वाला शासक भी कहते हैं। मेवाड़ का मारवाड़ का हसमत वाला शासक भी कहा है इनको, हसमत वाला शासक, ये ध्यान रखना। ये इनको हिंदू बादशाह भी कहा गया है, हिंदू बादशाह की उपाधि से कहा गया है। इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा गया है, 52 युद्धों का विजेता, ये ध्यान रखना। और एक इनका और नाम है महान पुरुषार्थी राजकुमार भी, बदायूं जो है उसको कहता है। और हिंदुओं का सबसे शक्तिशाली राजा है जो एक फरिश्ता इतिहासकार वो इनको बताते जाता है। तो कई सारी बात है इनको। और वैसे तो बात किया जाए कि इनके ऊपर एक कलंक भी है, इसे मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता, पितृहंता भी किसको कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इस पे ये लगाया गया कि उसने अपने पिता गंगा नशे में था और गंगा को धक्का दे दिया था, और वो ऊपरी छत से खिड़की से गिरने की वजह से गंगा की हत्या हुई थी। इस प्रकार की कहानी। कुछ तो कहते हैं वो खुद नशे में थे तो वो खुद गिर गए थे, और कुछ कहते हैं कि वो इसने मालदेव ने, तो कैसे मामला है जो चलता रहता है। तो विशेष तौर पे आपको याद रखना है हसमत वाला राजा, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखो मालदेव के जो सेनापति हैं, मैं आपको एक शानदार सी बात यहाँ पे और बताने वाला हूँ। विशेष तौर पे पाहेबा या साहिबा का युद्ध मैं आपको बताऊंगा, और पाहेबा या साहिबा का युद्ध जो बताऊंगा उसमें आपको पूरी बातें समझ में आएगी। देखो, इसके समय एक युद्ध हुआ था, पाहेबा या साहिबा का युद्ध। पाहेबा या साहिबा का जो युद्ध है वो 1542 के अंदर हुआ था, ये सब जानते हैं आप। एक तरफ तो उसमें मालदेव था और एक तरफ तो उसमें बीकानेर का। देखो, एक तरफ तो मालदेव था और एक तरफ वर्सेज कौन आता है युद्ध करने के लिए? बीकानेर का शासक था राव जेतसी, राव जेतसी, जेतसी ये आता है, ध्यान रखना। मैं आपको बात बताऊं तो इसमें जो मालदेव था इसका सेनापति होता है जेता और कुंपा, ये ध्यान रखना। और इसमें हार किसकी होती है? ये हारा जाता है, जीत किसकी? मालदेव की। और बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लेता है पाहेबा या साहिबा का युद्ध। ठीक है, फलोदी के अंदर ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। और इसमें ये पराजित हो गया था, हार गया था रावजेत सिंह, ठीक है, मारा गया था। और बाद में बीकानेर पे अधिकार कर दिया था मालदेव ने। और इसी जेत सिंह का एक पुत्र हुआ करता था कल्याणमल, राव कल्याणमल, बीकानेर का शासक।
कल्याणमल ये क्या करता है, शेरशाह सूरी के से सहायता मांगने के लिए चला जाता है। शेरशाह सूरी से सहायता मांगने के लिए चला गया। ये ध्यान रखना, शेरशाह सूरी से सहायता मांगने के लिए चला गया, विशेष तौर पे याद रखना। अब शेरशाह सूरी इस पे आक्रमण करेगा तो एक और युद्ध होगा यहाँ पे। वो युद्ध कौन सा है, विशेष तौर पे याद रखना, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का युद्ध है जो हुआ था 1544 के अंदर, है ना। मतीरे की जो राड़ होती है 1644 इसमें, उससे ठीक 100 साल पहले गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था वो 5 जनवरी को हुआ था। अभी भयंकर वाली सर्दी की रही थी इधर, 5 जनवरी 1544, ठीक है। ये युद्ध एक तरफ तो कौन है, मालदेव है, और एक तरफ कौन है, शेरशाह सूरी है, ये ध्यान रखना। और इस समय मालदेव के जो सेनापति हैं वो जेता और कुंपा हैं। और ध्यान रखना शेरशाह सूरी है वो यहाँ पे है, तो इनका जो सेनापति है, इनकी मतलब जो सहायता है वो जलाल खां कोरची कर रहा है। ये जलाल खां कोरची ने, जलाल खां जुनानी है, ये ध्यान रखा। कोरची तो महाराणा प्रताप में था। अब यहाँ कोई झूठी अफवाह फैलाता है ये जलाल खां शेरशाह सूरी की सहायता करते हुए, जिसमें जेता और कुंपा को मालदेव के सामने एक तरीके से नकारात्मक रूप से पेश किया जाता है कि इसके साथ मिले हुए उनकी कुछ मामला चलता है। अभी कहानी को आपसे याद नहीं रखना। और यहाँ पे मालदेव का जेता और कुंपा से विश्वास उठ जाता है, इसलिए मालदेव अपनी पूरी सेना लेकर के यहाँ से चला जाता है। इन पे विश्वास नहीं करता सिवाना। और पीछे से ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो जेता और कुंपा अकेले करते हैं शेरशाह सूरी के खिलाफ, और ये युद्ध करते हुए क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बस इतनी सी कहानी है इस युद्ध में। मालदेव के बारे में एक और है, रूठी रानी। ये कहानी आपने सुनी होगी। देखो मैं इधर किधर बताऊं आपको। मालदेव, रूठी रानी वाली कहानी। रूठी रानी, मालदेव की शादी हुई थी, जैसलमेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था उम्मादे। उम्मादे, इनसे विवाह होना था, विवाह हुआ था मालदेव का, ठीक है। और कहा जाता है कि पहली रात थी और मालदेव नशे में था, और इस उम्मादे की दासी हुआ करती थी भारमली। क्या नाम था, भारमली। तो मालदेव जो है नशे में इस भारमली के साथ बातचीत कर लेता है। इस बात का पता उम्मादे को चलता है। उम्मादे को मालदेव पे गलतफहमी हो जाती है और ये इससे नाराज हो जाती है, और नाराज होकर के इसको छोड़ के चली जाती है। बस यही कहानी थी, और आजीवन उनसे नाराज रही थी, रूठी रही थी, इसलिए इसको राजस्थान की हिस्ट्री में उम्मादे को रूठी रानी के नाम से कहा जाना जाता है। ये ध्यान रखना बस, और ज्यादा कोई खास बात इसमें नहीं है। अब चलो अगला राजा पढ़ते हैं, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन का जो समय है वो माना जाता है 1562 से लेकर के 1581 तक का। ये इसके पिता का नाम मालदेव राठौड़ था, और इसके कई उपनाम हैं जो अपने को थोड़े थोड़े याद रखने हैं। उपनामों की बात करूं तो इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी, ये ध्यान रखना। और इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, और इसको विस्तृत नायक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। जिस प्रकार मेवाड़ के अंदर अकबर से महाराणा प्रताप लड़ रहे थे,
संघर्ष कर रहे थे, उसी प्रकार मारवाड़ में अकबर से संघर्ष करने का जो उदाहरण है वो चंद्रसेन ने किया। चंद्रसेन का एक भाई हुआ करता था उदय सिंह, जिसको मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। मोटा राजा उदय सिंह क्या करता है कि अकबर की शरण में चला जाता है, और इधर पूरी पूरी कहानी है। फिर राव चंद्रसेन के साथ लगातार जीवन है जो चलता रहा। फिर राव चंद्रसेन जो था वो अकबर जो है चंद्रसेन पे अटैक करता है, और ये उधर भादराजून जालोर के आसपास जो है उधर चलता रहता है, सिवाना के किले में पूरी कहानी है। इसी के समय में नागौर दरबार लगा था। बस यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, नागौर दरबार, अकबर का नागौर दरबार। नागौर दरबार लगा 1570 ईस्वी में, ये ध्यान रखना, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगा। और जब उसी समय ये नागौर दरबार लगाया गया था, और इसका उद्देश्य था कि राजपूत राजा और मुगलों के बीच में जो है वो संधि स्थापित करना। और इस संधि के इसी मुगल दरबार जो लगाया गया था नागौर दरबार, इसमें अकबर ने ये शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था इधर नागौर के अंदर। और 1570 के अंदर उसमें बीकानेर के राजा कल्याणमल ने क्या कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक जैसलमेर का हरे राय भाटी जो था, उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये और मारवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, वो अकबर के शरण में चला जाता है, और उदय सिंह का एक भाई था राम, वो भी चला जाता है। यहाँ भाग लेने के लिए तो चंद्रसेन भी आया था, लेकिन चंद्रसेन अपने भाई उदय सिंह को देख करके अकबर से मुलाकात नहीं करता है, और बीच मुलाकात से ही क्या है पहले लौट जाता है। इससे अकबर नाराज होता है, और नाराज होकर के अकबर चंद्रसेन पे क्या भेजता है, पूरी की पूरी सेना तैयार करके भेजता है। चंद्रसेन आजीवन भटकता रहा, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की। लेकिन लास्ट में कहा जाता है कि बाद में उदय सिंह जो है ये, तो अकबर ये मोटा राजा उदय सिंह जो है बाद में मेवाड़ का अगला राजा है जो बना था। बस इतना सा याद रखना है, और कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। अब और तो मैं आपको बताऊं क्या, इतनी सी बातें आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। एक कहानी और सुनाता हूं मैं। मेवाड़ का एक और मारवाड़ का एक शासक और हुआ है, गज सिंह सेकंड। अमर सिंह राठौड़ के बारे में आपने सुना होगा। अमर सिंह राठौड़ का कई बार प्रश्न आता है, तो मैं सीधा सीधा गज सिंह राठौड़ के बारे में नहीं बताते। गज सिंह राठौड़ का पुत्र हुआ करता था। देखो कैसे कहानी सुनना आप पूरी, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। गज सिंह प्रथम था ये, ठीक है, गज सिंह राठौड़। ये गज सिंह जो राठौड़ था, ये मारवाड़ का बदनाम शासक माना जाता है। मारवाड़ का बदनाम शासक क्यों माना जाता है? क्योंकि ध्यान रखना, इनकी एक प्रेमिका थी, पासवान रानी थी, जिनका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम। और अनारा बेगम जो थी वो मान के चलो कि एक तरीके से बहुत खतरनाक थी। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था जसवंत सिंह और एक का नाम था अमर सिंह, ठीक है। एक का नाम तो जसवंत सिंह और एक का नाम था अमर सिंह। अनारा बेगम से इनके एक पुत्र पैदा हुआ, मतलब इनके गज सिंह के मतलब दो पुत्र थे। इनसे नहीं थे, एक बार सुनना मैं आपको बताऊं। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह, बड़ा बेटा था, और छोटा एक और था इनका जसवंत सिंह। जसवंत सिंह अमर सिंह से छोटा था, यह बड़ा बेटा था गज सिंह का, यह छोटा बेटा था। अनारा बेगम क्या कहती है कि राजा इसको बनाया जाए, लेकिन राजा बनने का अमर सिंह बनना था। लेकिन अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने राजा किसको बना दिया था? प्रेमिका थी, प्रेमिका का कहना माना उसने, और बड़ा बेटे की जगह छोटा राजा जसवंत सिंह प्रथम को क्या बना दिया? राजा। और अमर सिंह को है कि नागौर की जागीर दे दी थी, ध्यान रखना, इसको नागौर का जागीरदार बनाया गया था। अब यहां से कहानी शुरू होती है। देखो मैं बीच बीच में करवा रहा हूं आपको बातें।
अमर सिंह कहाँ का है? नागौर का शासक है। ठीक है, गरसिंह का बड़ा बेटा है। इसको उत्तराधिकारी पद से वंचित रखा गया है, यह भी ध्यान रखना। और जब विशेष तौर पे याद रखना, ये इनके घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है, घोड़ा। इसके घोड़े का नाम है बादल। और इन बिटवीन एक राड हुई थी, वो राड बताने के लिए मैंने पूरी कहानी, मतीरे की राड है, मतीरे की राड, ये ध्यान रखना। और मतीरे की जो राड है वो हुई थी 1644 ईस्वी में, ध्यान रखना। बस 1644 में हुई थी। और मतीरे की राड, एक तरफ तो नागौर का शासक था अमर सिंह राठौड़, और वर्सेज क्या होता है, बीकानेर का शासक था कर्ण सिंह, और इनके मध्य हुई थी, ध्यान रखना। बस इतना सा है, कोई खास नहीं है। कहा जाता है कि बीकानेर का किसान था, और बीकानेर का गांव था जाखणिया गांव, और नागौर का था सीलवा गांव। तो बेल जो थी वो बीकानेर के जाखणिया गांव में लगी थी, और मतीरा जो था वो नागौर के सीलवा गांव में लगा था। इनको लेकर के किसानों में विवाद हो गया था, किसान राजा तक पहुंच गए, राजा आपस में लड़ने लगे उस मतीरे के लिए। ये गिरी सुमेल के युद्ध के ठीक 100 साल बाद की घटना है। अभी मैं आपको बता के आया था गिरी सुमेल का युद्ध, है ना, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में बता के आया था। और इस युद्ध में आपको पता है कि मालदेव था वो तो सिवाना की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहां पे जेता और कुंपा मालदेव के जो सेनापति थे वो युद्ध लड़ते हैं शेरशाह सूरी के साथ, और पूरी शेरशाह सूरी को काट के रख देते हैं, और वीरगति को प्राप्त हुए। तब शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये पूरी कहानी वहीं कही थी उसने। उससे पहले 2 साल पहले पोहेबा या साहिबा का युद्ध फलोदी के अंदर हुआ था, जो जेता कुंपा और बीकानेर का शासक था जेत सिंह, उसके साथ जेत सिंह हार जाता है, और बीकानेर पे अधिकार हो जाता है मालदेव का। और मालदेव का अधिकार होने के बाद जेत सिंह का जो पुत्र था कल्याण सिंह, वो शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। इस प्रकार की बातें मैंने अभी आपको बता के आया था, कहानी आपको याद रखनी है। बस यह कहानी है इस प्रकार की। अब मारवाड़ के अंदर कोई बड़ा नाम है तो एक व्यक्ति का बारे में और पढ़ेंगे अपन। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। फिर मैं सीधा सा बीकानेर के हिस्ट्री पे चलूंगा। इसमें एक और याद रखना, वीर दुर्गादास राठौड़। देखो प्रश्न यहां से आएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, तो याद रखना 1638 ईस्वी के अंदर बीकानेर बिरगादर दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है। सालवा गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर, सालवा जोधपुर के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। और पिता का नाम आस्करण था, आस्करण राठौड़, आस्करण राठौड़, ये ध्यान रखना। और इनके जो उपनाम हैं वो कई देखने को मिलते हैं, उपनाम जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। और मारवाड़ का, मारवाड़ या राठौड़ों का यूलिसेल्स, यूलिसेल्स भी इसको कहा जाता है। एक इसको मारवाड़ का उदारक भी कहा जाता है, मारवाड़ का उदारक, ये ध्यान रखना, मारवाड़ का उदारक भी इसको कहा जाता है। एक और नाम से इसको पुकारा जाता है मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का रक्षक, रक्षक कह सकते हो, या मरु केसरी भी इनको कहते हैं। मेवाड़ केसरी तो मन्ना प्रताप है, ये मारवाड़ केसरी है, ध्यान रखना। इन्होंने अजित सिंह को राजा बनाने के लिए आजीवन ये औरंगजेब से संघर्ष करते रहे, 30 वर्ष तक इनका ये संघर्ष चला। तो 30 वर्ष ये संघर्ष करने वाले थे, ये ध्यान रखना। बाद में जब जो है अजित सिंह शासक बना तो मारवाड़ से इसको निकाल दिया जाता है दुर्गादास राठौड़ को, और दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ में आ जाते हैं, और मेवाड़ के अंदर अमर सिंह सेकंड के पास यहाँ रहते हैं। अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को
रामपुरा और विजयपुरा नाम नाम की 2 जगह की जागीरी प्रदान की थी। और बाद में ये वहाँ से उज्जैन चले जाते हैं, महाकाल की नगरी, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है तो वो उज्जैन के अंदर बनी हुई है, क्षिप्रा नदी के किनारे, ये ध्यान रखना। और दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि मायड ऐसो पूत जने जैसो दुर्गादास। तो इस प्रकार की कहानी किस्से चलते रहते हैं। और इसी के साथ आपके मारवाड़ का जो इतिहास है, जोधपुर का जो इतिहास है, वो क्या होता है, पूरा होता है। यानी हमने अभी क्या पढ़ा, मारवाड़ के राठौड़ वंश, बस ये साथ ही पूरा होता है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और नई स्लाइड लेके आते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश, या बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ वंश की बात करूं तो इसकी कुल देवी कौन है, बीकानेर के राठौड़ों की देवी, तो बीकानेर के राठौड़ों की देवी है मां करणी, याद रखना। और यहाँ इंपॉर्टेंट शासक हैं वो उनकी बात करूंगा। सबसे पहले राव बीका का शासनकाल 1488 से लेकर के 1504 तक का शासनकाल माना जाता है। ये राव जोधा के पुत्र हुआ करते थे। चाचा कांधल के साथ ये राप्ती घाटिया में आकर के बीकानेर की स्थापना करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। साथियों काफी समय हो गया। बीकानेर की स्थापना करते हैं 1488 के अंदर। आखा तीज का अवसर था। आखा तीज के अवसर पर बीकानेर की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और बीकानेर की स्थापना करते हैं राव बीका ने। दो राजधानी जो थी, राजधानी किसे बनाया, तो याद रखना कोडम देसर को क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी, ये ध्यान रखना। विशेष तौर पे आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। अब चलो अगला शासक की तरफ चलते हैं। अगला शासक बीकानेर के राठौड़ों में इंपॉर्टेंट महाराजा गंगा सिंह। बस महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल 1897 से लेकर के 1943 तक का रहा है, ये याद रखना। और उपनामों की बात करूं तो इसके उपनाम है राजस्थान का भागीरथ इनको कहा जाता है। एक इसको आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी कहा जाता है। एक इसको केसर हिंद की उपाधि है, केसर हिंद जो है अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि थी। अंग्रेजों ने इसको केसर हिंद की उपाधि दी थी। महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगानगर बसाया था, ये ध्यान रखना। और गंगानगर बसाया था 1920 में, ये ध्यान रखना। और गंग नहर लेकर के आए फिर गंगानगर से गंग नहर। और गंग नहर जो लाए थे, नहर का जो निर्माण है वो करवाया था 1921 से लेकर के 1927 तक। गंग नहर किसान आंदोलन आप पढ़ के आए हो, है ना। करतारा सिंह और दरबारा सिंह उसके हुआ करते थे ना। उस गंग नहर के जमींदार जो संघ बना था, आबियाना कर सिंचाई कर बढ़ा दिया गया था, उसको लेकर के आंदोलन हुआ था गंगा नहर क्षेत्र में। महाराजा गंगा सिंह जो थे वो तीनों गोलमाल सम्मेलनों में भाग लेने के लिए गए थे। तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। 1930 का गोलमेज का सम्मेलन 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था, ये ध्यान रखना। तीनों में भाग लेने के लिए गए थे। और भी इसकी कई खास बातें हैं जो
ध्यान में रखनी है आपको। जैसे मैं बात बताऊं कि नरेंद्र मंडल जो बना था, तमाम राजपूत शासकों का प्रतिनिधित्व करने वाला, बना था 1931 के, उसके प्रथम चांसलर भी महाराजा गंगा सिंह जी माने जाते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा कानून सबसे पहले अगर बनाने वाले थे तो महाराजा गंगा सिंह जी जो थे। और महाराजा गंगा सिंह जी की जो मृत्यु है वो 1943 में होती है और बम्बई में होती है, ये ध्यान रखना। कहाँ होती है? बम्बई में। बस इसी के साथ बीकानेर के राठौड़ों का पूरा होता है इतिहास। इसके बाद आ जाओ कछवा वंश के, आमेर का कछवा वंश। आमेर का कछवाहा वंश। आमेर का कौन सा वंश है? कछवाहा वंश। आमेर को कछवाहा वंश बोल पड़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कछवा वंश की राजधानियों के बारे में बात करूंगा। ये क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो कछवा वंश की पहली राजधानी रही थी दौसा। दौसा से फिर ये राजधानी जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, फिर ये राजधानी आमेर, फिर इसकी राजधानी जयपुर। ये ध्यान रखना, ये रही थी। बस इतना सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब यहाँ और ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं तो भारमल से कई बार प्रश्न आ जाता है। भारमल का नाम आपने सुना होगा। भारमल जो थे उसके पिता का नाम पृथ्वीराज कुशवाहा था, और भारमल जो है अकबर से मुलाकात करता है। वो कहानी आप सुनना, उनकी कहानी है। तो अकबर वर्सेस भारमल की जो मुलाकात है वो पहली बार कब हुई? तो भारमल और अकबर की मुलाकात। ठीक है, अकबर और भारमल पहली बार कहाँ मुलाकात करते हैं? तो पहली बार उसकी जो मुलाकात है वो 1556 में होती है, और इसकी जो मुलाकात है पहली बार दिल्ली में होती है। और ये करवाने का काम था मजनू खां ने। किसने करवाई थी? मजनू खां के सहयोग से या सहायता से भारमल जो है सबसे पहले अकबर से मिलता है। इसके बाद दूसरी बार जो मुलाकात है वो 1562 के अंदर होती है, ध्यान रखना। और 1562 में यह मुलाकात सांबर नामक जगह पे हुई थी। सांबर नामक जगह पे हुई थी। और यह मुलाकात जो कराने वाला था अकबर से भारमल की, उस व्यक्ति का नाम था चगताई खां। क्या नाम था? चगताई खां। ये ध्यान रखना। बस मुलाकात होती है, और मुलाकात में भारमल की एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था हरकाबाई। हरकाबाई, हरकाबाई भारमल की क्या हुआ करती थी? भारमल की पुत्री। इस हरकाबाई की जो शादी है वो किससे करवा दी थी? अकबर से, है ना। अकबर से इनका, भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, इनकी शादी अकबर से हो जाती है। और अकबर बाद में इसका नाम क्या पड़ देता है? इनको उपाधि देता है। उपाधि थी इसकी मरियम उजमानी, मरियम उजमानी। ये ध्यान रखना। और ये जो शादी हुई थी, इस शादी को ही अपन प्रथम मुगल राजपूत विवाह कहते हैं। प्रथम मुगल राजपूत विवाह, मुगल राजपूत विवाह, ये ध्यान रखना। प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। और कब हुआ था? तो याद रखना 1562 में हुआ था ये इनकी। ठीक है, कहाँ हुआ? सांबर में। और इन्हीं के संयोग से पुत्र का जन्म होता है,
उस पुत्र का नाम होता है सलीम, और सलीम से नाम तो आप जानते हो, जहांगीर था। ठीक है, मुगल आजम मूवी बनी हुई है भाई, उसमें उसका नाम जोधा दिखाया जाता है, लेकिन जोधा नाम की कोई पुत्री, सॉरी, जोधा नाम की कोई रानी बेगम अकबर की थी ही नहीं, लेकिन मूवी के अंदर दिखाया गया है, वो अलग बात है। जहांगीर अनारकली से प्रेम करता है, ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगती है, तो पूरी की पूरी मूवी के अंदर इस पे प्रेम कहानी है जहांगीर और यानी सलीम और अनारकली की। अनारकली एक काम करने वाली महिला होती है, इस मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है। खूब सारी कहानी किसे, शुरुआती सीन ये होता है कि हरकाबाई और अकबर की शादी होती है, काफ़ी दिनों तक संतान प्राप्ति नहीं होती है। अकबर फिर जो अजमेर के जो दरगाह है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ से वापस आते हैं, तो उनका आशीर्वाद से अकबर के यहाँ हरकाबाई से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था सलीम। जब सलीम का जन्म होता है तो पूरी कहानी में, ये फिल्म में बताया जाता है कि अकबर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो दासी उनको पहली बार ये सूचना देती है कि उनके पुत्र हुआ है, तो अपने गले का हार देता है अकबर उसको, उस दासी को, और कहता है कि मांगो, तो उसने कहता है कि जीवन में कभी मांग लूंगी, ये उधार ही मानो। और उसी दासी की पुत्री हुआ करती थी अनारकली, जो उनके यहाँ घर में काम किया करती थी। फिल्म में आपने देखा ही होगा कि धीरे धीरे जहांगीर बड़ा होता है और उधर उस दासी की पुत्री अनारकली भी बड़ी होती है, उसी महल में काम करने के लिए आती है। कहा जाता है कि कहानी में शुरुआत में जो सलीम था वो बिल्कुल पड़ा रहता था, कोई काम करता नहीं करता था। अकबर उसको, मतलब कहा जाता है कि मानसिंह के साथ भेज देता है कि उनको, अच्छा, तो मानसिंह और ये सब मिल करके एक कुशल योद्धा की तरह रहते हैं। हरकाबाई से काफ़ी समय तक ये सलीम दूर रहता है, फिर सलीम 12-13 साल बाद वापस लौटता है। हरकाबाई अपने पुत्र को देख करके, सलीम को देख करके खुश होती है, और इन बिटवीन रात को कार्यक्रम होता है, नाइट पार्टी होती है। उस नाइट पार्टी में सलीम की मुलाकात अनारकली से हो जाता है, दोनों आपस में प्रेम करने लग जाते हैं। इस बात का पता अकबर को चलता है, तो अकबर कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, एक दासी की लड़की, एक कैसे हो सकता है ऐसे। जहांगीर जो सलीम था वो उनके बगैर रह नहीं पाता है। गीत आता है, प्यार किया तो डरना क्या। पूरी कहानी है, अनारकली को देश निकाला दे दिया जाता है, पूरी की पूरी कहानी है। उसको फांसी की सज़ा देनी थी, लेकिन उसकी माता उसको बचा लेती है क्योंकि उसको वरदान था। ये पूरी फिल्म के अंदर स्टोरी है। कहानी तो कहानियाँ होती हैं, बीच बीच की बातें मैंने आपको बताई दी है। बस इतना सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं तो ये जो थी, विशेष तौर पे आपको याद रखना है कि प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध स्थापित हुआ था ये पहले। अब इस रियासत के बारे में कहा जाता है कई बातें, कि राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करती है और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती है, तो वो आपकी आमेर रियासत थी। प्रश्न आता है कि राज्य की पहला वंश कौन सा था जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो वो आपका आमेर का कछवाहा वंश था। प्रश्न आता है कि राज्य का पहला शासक कौन था जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, तो वो आपका भारमल था। भारमल अकबर के साथ संधि करता है सांबर नामक जगह पे, चगताई खां के सहयोग से मिलता है 1562 में, और अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से कर देता है। अकबर उसको मरियम उजमानी की क्या देता है, उपाधि देता है। बस इतना सा ध्यान रखना। और अकबर बाद में भारमल को अपने दरबार के अंदर 5,000 का मनसबदार भी प्रदान करता है। ये भी ध्यान इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखना। और प्रथम मनसबदार अकबर के दरबार में बनने वाला जो था वो था भारमल। बस इतना सा याद रखना। और भारमल के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है वो होता है
भगवंत दास। तो अगला है भगवंत दास। भगवंत दास या भगवान दास, ये ध्यान रखना, ये आमेर का अगला शासक होता है। भगवंत दास के बारे में कहा जाता है कि इनकी भी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था मानबाई, और मानबाई की जो शादी है, उनकी शादी फिर जहांगीर से की जाती है। मानबाई की शादी किसके साथ की जाती है? जहांगीर से। अरे साहब, जहांगीर से शादी हो गई। और ये शादी कब हुई? तो याद रखना 1585 के अंदर। और ये शादी होती है लाहौर में। कहाँ पे होती है? लाहौर में। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र जन्म था, उस पुत्र का नाम क्या होता है? खुसरो। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब यहाँ कहानी थोड़ी आपको समझ में आ गई होगी। जहांगीर जो था भयंकर शराबी था, भयंकर दारूडी टाइप का आदमी था। अनारकली से अलग होने के बाद शराब पीने लग गया था शरीफ, बहुत ज्यादा। और उनकी शराब की जो लत थी, उससे परेशान हो गई थी ये मानबाई, और परेशान होकर के इस मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार की कहानी किस्से हैं जो चलते हैं, आप जानते ही हो। पर छोड़ो, अब आगे चलो, कहानी किसी और आगे चलते हैं अपनी कहानी। और तो क्या बताया जाए इसमें? फिर तो आपने महाराणा प्रताप वाले में पढ़ ही लिया था मानसिंह को, तो मानसिंह इंपॉर्टेंट होता है उसमें। फिर मैं आपको इसके बाद अगर बताऊं तो मानसिंह के बाद मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में दो चार बातें और बता देता हूं मैं आपको। मिर्जा राजा जय सिंह जो था, वो उनके बारे में तो क्या बात हो सकती है? कंधार अभियान, वो भी इनके साथ पूर्ण। हाँ हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, मिर्जा राजा जय सिंह की हेडिंग लगाओगे आप। मिर्जा राजा जय सिंह। अब प्रथम मिर्जा राजा जय सिंह के समय एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, और पुरंदर की जो संधि है वो 11 जून 1665 को हुई थी, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। और किन किन के मध्य हुई? तो ये जो संधि थी, एक तरफ तो कौन था? शिवाजी, और याद रखना एक तरफ कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। विशेष तौर पे आपको इतना सा याद रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह, और औरंगजेब की तरफ से था ये मिर्जा राजा जय सिंह। तो पुरंदर की संधि होती है, विशेष इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई, कब हुई, बस इतना सा। अब चलो आगे, मिर्जा राजा जय सिंह की पुरंदर की बातें हो गई ना। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं देवारी समझौता। मैंने नहीं बताया ना उधर, देवारी समझौता तो मैंने बता ही दिया था, 3 रियासतों के बीच में हुआ था। और मिर्जा राजा जय सिंह, हुर्डा सम्मेलन यहाँ बताता हूँ मैं आपको। देखो, अब हुर्डा सम्मेलन समझाऊंगा मैं आपको। हुर्डा सम्मेलन, हुर्डा सम्मेलन तारीख याद रखना, 17 जुलाई 1734 में हुआ था। हुर्डा सम्मेलन की ये बात इंपॉर्टेंट है। कहानी क्या है हुर्डा सम्मेलन की? हुर्डा सम्मेलन में मराठों
के खिलाफ यहाँ के राजस्थान के राजपूत राजाओं ने एक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन की रूपरेखा जो थी वो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। रूपरेखा तैयार करने का काम किया था मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह था या संग्राम सिंह था? संग्राम सिंह था भाई, संग्राम सिंह, स्वरूप सिंह नहीं होगा। समय देखो 1734 का चल रहा है, तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, ठीक है। और अब इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो आयोजन करवाने का काम इसका सवाया जाता है सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह को जाता है, ये ध्यान रखना। और इनकी अध्यक्षता वो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी, ये ध्यान रखना। और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन कौन आए? भाग लेने के लिए आए, तो भाग लेने के लिए जो आए उनमें बीकानेर की तरफ से कौन आया और जोधपुर की तरफ से कौन आया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। बूंदी की तरफ से कौन आया और कोटा की तरफ से कौन आया, नागौर की तरफ से कौन आया, बस इतने याद रखना। बीकानेर की तरफ से तो आता है जोरावर सिंह, ये ध्यान रखना। जोधपुर की तरफ से आता है अभय सिंह। बूंदी की तरफ से आता है दलेल सिंह। और कोटा की तरफ से आता है दुर्जन साल। और नागौर की तरफ से आता है बख्त सिंह। बस इतना सा इम्पोर्टेंट है हुड्डा सम्मेलन। इसके बाद मैं आपको हवा महल और बता देता हूँ। यहाँ पे सवाई जयसिंह के द्वारा जो निर्मित था हवा महल तो कल्चर में पढ़ लेंगे वैसे। हाँ, सवाई जयसिंह की वो बातें बता देता हूँ। एक जयसिंह के द्वारा जो वेधशालाएं बनाई गई, जंतर मंतर, है ना, तो 5 स्थानों पे बनाई गई थी जंतर मंतर वेधशालाएं नाम से। अब वो कहाँ पे बनाई गई तो याद रखना, एक तो दिल्ली और एक आपकी जयपुर और एक आपकी जयपुर के बाद उज्जैन, ठीक है, और एक आपकी मथुरा और एक आपकी थी वाराणसी। बनारस बोल दो, वाराणसी बोल दो, क्या बात है। बनारस यूपी एमपी आरजे। और ये सबसे पहले था, ये सबसे पहले उसने वेधशाला कहाँ बनाई? दिल्ली में। सबसे बड़ी वेधशाला है, सबसे बड़ी वेधशाला जो बनी हुई है वो आपके जयपुर में बनी हुई है, ध्यान रखना। बस इतनी सी बात क्या है इम्पोर्टेंट है, और बाकी कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे तो लगता है इतना सा है, सब कुछ हो जाएगा। सवाई जयसिंह के समय तक की बातें इतनी सी। इसके बाद मैं सीधा से चलता हूँ सवाई ईश्वरी सिंह के ऊपर। सवाई ईश्वरी सिंह, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। सवाई ईश्वरी सिंह से खूब बार प्रश्न पूछा गया 1743 से और 50 बीच में, ठीक है। इनका शासनकाल माना जाता है। इनकी माता का नाम सूरज कुंवरी था, ये ध्यान रखना। ये जो देबारी जो समझौता हुआ था, देबारी समझौते के तहत जो अगला शासक था तो माधो सिंह बनना था, लेकिन आपको पता है देबारी समझौता जो हुआ, उस देबारी समझौते में आपने देखा कि शासक शर्त रखी गई थी, और शर्त के अनुसार आपको पता ही है देबारी समझौते में शर्त थी कि कौन बनेगा, क्योंकि मेवाड़ के शासक जो अमर सिंह जो थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, तो उसने कहा कि सवाई जयसिंह से कि मेरी पुत्री से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही आमेर का क्या होगा, शासक होगा। तभी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने जो है आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, इन दोनों की सहायता की थी, और बहादुर शाह के खिलाफ, बहादुर शाह सेकंड था ना, उनके खिलाफ। तो वो जो देबारी समझौता 1708 में आप पढ़ के आए थे,
इस आधार पे आपको याद रखना है। तो विद्याबारी समझौते के चलते ये जो है हुआ था, है ना। तो जयबारी समझौते के बाद शासक कौन बन गया? माधो सिंह फर्स्ट बनना था, लेकिन बन गया कौन? ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में फिर क्या चला था? गृह युद्ध चला था। और दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध, ये ध्यान रखना। और राजमहल का युद्ध वो 1747 में हुआ था, ध्यान रखना। एक तरफ तो था ईश्वरी सिंह और एक तरफ तो था वर्सेस माधो सिंह। ये ध्यान रखना, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। माधो सिंह जो था इनके साथ एक तो था माधो सिंह जो था इनके साथ एक तो था मेवाड़ और एक इनके साथ मराठे थे। ये इत्तों के संरक्षण मिला हुआ था इनको, मेवाड़ और मराठे। ठीक है। मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड था इनके साथ, उमेद सिंह बूंदी का शासक था, दुर्जन साल कोटा का शासक था और मराठे थे ये सभी। और इनका पक्ष में जो थे वो एक तो था भरतपुर का शासक सूरजमल सिंह, भरतपुर का शासक सूरजमल सिंह ये था। और एक था इसमें इनका सेनापति था हरगोविंद नाटाणी, हरगोविंद नाटाणी, ये ध्यान रखना, ये थे सेनापति। दोनों युद्ध होता है। इस राजमहल के युद्ध में विजय कौन हो गया था? ईश्वरी सिंह, विजय हुआ था, विजय हो गया। और ईश्वरी सिंह क्या हुआ? विजय होकर के और फिर इस युद्ध में, राजमहल के युद्ध में विजय हुआ तो उसने जयपुर के अंदर त्रिपोलिया जो बाजार है वहां पे इसर लाट का निर्माण करवाया था। इसर लाट का निर्माण करवाया, जो एक 7 मंजिला टावर है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। अब भाई सीधी सी बात है, 1747 की ये बात है। फिर 1748 में आपको पता है वापिस एक युद्ध होगा, बगरू का युद्ध। और इस बार मराठा सेनापति जो है वो माधो सिंह फर्स्ट की क्या करेगा? सहायता करेगा। यहां से एक प्रश्न पक्का और फिक्स प्रश्न होता है, वो ध्यान रखना। इसी को लगा लेते हैं अपन, काम में लेते हैं। अब अगला युद्ध है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध, और बगरू का युद्ध है वो 1748 में देखने को मिला। एक तरफ से था ईश्वरी सिंह और वर्सेज एक तरफ वही माधो सिंह। कौन होता है? माधो सिंह, माधो सिंह। और इनकी सहायता के लिए इस बार मराठा सरदार हुआ करता था, मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर, ये आता है। और इनके साथ जगत सिंह और बूंदी के शासक उमेद सिंह ये तो थे ही थे। अब इस युद्ध में क्या होता है, ये सभी मिलके आते हैं साथ साथ में। तो सीधी सी बात है, विजय ईश्वरी सिंह जो था वो पराजित हो जाता है, हार जाता है। और विजय कौन होता है? माधो सिंह विजय होता है। माधो सिंह प्रथम की बात है, ये विजय होता है। और अब यहां पर पूरी कहानी है वो चलती है। बाद में चलता है कि ये मल्हार राव होलकर जो था ना, ये इनके साथ मिलकर इसको जितवा देता है। फिर ईश्वरी सिंह के साथ कहता है कि तेरे को लड़ना है क्या? तेरे को जीतना, राजा बनना है क्या? तो इसके साथ हो जाता है। फिर इस प्रकार इनके ये मराठे जो थे इनसे परेशान हो गए थे ये राजा। अब ईश्वरी सिंह बाद में इस मल्हार राव होलकर से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है, जो इसरलाट जो बनाई थी ना उसकी 7वीं मंजिल से कूद करके। तो शासक था ये खत्म हो गया था, बाद में परेशान हो गया था उसने। ठीक है। इसके बाद आ जाओ सवाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, मैं कहा जय सिंह, मैं आपको हवा महल बता रहा था।
सवाई जय सिंह के बारे में, वहाँ मुझे आपको जयपुर की स्थापना के बारे में बात कर रहा था मैं, तब बता रहा था। यहाँ सवाई प्रताप सिंह की बात करूँगा मैं। और प्रताप सिंह के समय बस और कुछ नहीं है, बस इसके हवा महल से संबंधित बातें हैं जो याद रखनी है। हवा महल का निर्माण करवाया था इसने। पाटन का युद्ध लड़ा था फ्रांसीसी सेनापति डी बोइन के साथ। तुंगा का युद्ध हुआ था, महदजी सिंधिया मराठा सेनापति था, एक तरफ प्रताप सिंह था, महदजी सिंधिया थे, और विजय सिंह जो था उनके बीच में हुआ था। और महादजी जो सिंधिया थे वो पराजित हो गए थे, मराठों का सेनापति था, और उसने कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया। प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर के शासक थे, इन दोनों ने मिलकर के महदजी सिंधिया को हराया था। तुंगा का युद्ध था, इम्पोर्टेंट है, तुंगा की लड़ाई 1787 के अंदर हुई। ये बात इसमें एक क्या इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, तुंगा की लड़ाई, तुंगा का युद्ध, और तुंगा का युद्ध होता है 1787 में, ध्यान रखना। और 1787 में होता है, और इस एक तरफ तो इस युद्ध में कौन था, प्रताप सिंह था, और प्लस में इसके साथ जोधपुर का शासक था विजय सिंह, के ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। और वर्सेज इसमें क्या होता है कि मेहादजी सिंधिया हुआ करते थे, ये लड़ने के लिए आए थे इससे। मेहदजी सिंधिया मराठा सेनापति था, ये इसमें हार गया था, पराजित हो गया था, ये ध्यान रखना, पराजित। विशेष इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है। मतलब मराठा एक लड़ाई और देखने में भी मिल रहा है, पाटन को युद्ध याद आ रही था, पाटन का युद्ध कहाँ हुआ, सीकर के अंदर हुआ। और इतना सा याद रख लियो, पाटन को युद्ध सीकर में हो, और वो युद्ध है जो को कद हुए तो 1790 में होया, ठीक है। यह भी एक तरफ प्रताप सिंह था, और वर्सेस जो था मराठा, एक तो मराठा सेना, मराठे थे, और मराठा सेनापति हुआ करता था एक तो इसमें दौलतराव सिंधिया, है ना। और एक इसमें था, क्या बोलते हैं जिसका नाम, डी बोइन ये था, ठीक है, ये डी बोइन था, ये फ्रांसीसी सेनापति था। ये दोनों आते हैं, आक्रमण करते हैं, और इस समय कौन है, प्रताप सिंह पराजित हो जाता है, हार जाता है, ये ध्यान रखना बस। मराठों का सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुए, तो प्रताप सिंह के समय हुए, प्रताप सिंह के समय सबसे ज़्यादा मराठे आक्रमण किए थे, बस। इसी के साथ आपकी हिस्ट्री जो है वो पूरी होती है। और तकरीबन आपको हिस्ट्री के अंदर बात करूं तो मैंने 3 घंटे की क्लास एक हो गई, 2 घंटे की एक हो गई, 2.5 घंटे के आसपास एक हो गई, 3 2 5 और 1.5 घंटे की हो गई, तो 6-7 घंटे के आसपास का मटेरियल है। 7 घंटे की हिस्ट्री है, पूरी मैंने डाल दी है। और रीट मुख्य परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये निश्चित बात आपको बता दी जाए। रीट मेंस जो है इसमें आपको निश्चित में बता दूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे की हिस्ट्री की इस महामैराथन क्लास के अंदर आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो बाहर है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो विशेष तौर पे आपको रहना है फ्री रहो। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो तैयारी करो, जितना याद होता है उतना करो, बाकी कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ लिया वो नहीं, बस किसी से कंपैरिजन मत करो, कितना पढ़ा, कितना याद है, कितना नहीं है, बस उसी हिसाब से चलते रहो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।